Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ के कुछ क्वेश्चंस को एंड न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ था क्या। न्यूटन का सेकेंड लॉ था कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, और हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी डेरिवेशन भी करी थी। और इस फॉर्मूले के बेस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम का मतलब है कि एक कार है जिसका जो मास है 1000 किलोग्राम है, ठीक है। इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, और वो कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और वो 4 सेकेंड ले रही है एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स। मतलब क्या है इसमें कि एक कार है जिसका मास है 1000 किलोग्राम और वो मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और कार ने ब्रेक करने के बाद जो कार ने रुकने के लिए टाइम लिया वो लिया 4 सेकेंड का, ठीक है। मतलब ब्रेक अप्लाई करी, उसके 4 सेकेंड बाद जो है कार रुक गई। इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द फोर्स। हमें यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमें मास गिवन है बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी कैसे? क्योंकि जो कार है वो रुक गई, कार ने ब्रेक मारी, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है सेकेंड में, तो हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब हमें इसको 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 72 को मल्टीप्लाई करना है 5 अपॉन में 18 से, ठीक है। 72 को मल्टीप्लाई करना है 5 अपॉन में 18 से, जिससे आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी 0 है। टाइम कितना लिया कार ने स्टॉप होने के लिए? 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन पहले हम फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन देखो कैसे निकालेंगे? v माइनस यू। v का मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है? माइनस की 20, ठीक है। यहाँ पे जैसे 20 मीटर पर सेकेंड निकला तो वो माइनस की 20 अपॉन में 4 सेकेंड का टाइम लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का वो आएगा -5। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो -5 है, ठीक है। -5 हमें यहीं से पता चल जाना चाहिए कि अगर ब्रेक लगी है, अगर कार रुकी है, ठीक है, अगर कार रुकी है, उस पर ब्रेक लगी है या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो हमेशा एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में ही आती है, नेगेटिव में ही आती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब देखो, इसी एक्सेलरेशन को फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मास इक्वल्स टू 1000 इंटू में -5 एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी आएगी? -5000 न्यूटन हमारी फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये किसका आंसर हो गया? फोर्स का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। एक हैमर है जिसका मास है कितना? 500 ग्राम, ठीक है। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल। मतलब वो ना एक नेल को, मतलब नेल के ऊपर कोई हैमर को मार रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ अ 0.01 सेकेंड, ठीक है। और हैमर रुक गया कितने टाइम में? 0.01 सेकेंड में, मतलब जब नेल उसके अंदर चलेगी, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? मतलब नेल पर हैमर का कितना फोर्स लगा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट करनी है? फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब देखो, नेल स्टॉप दी हैमर। नेल ने मतलब हैमर जो है वो रुक गया, हैमर एक पॉइंट पे रुक गया, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, क्यों? क्योंकि जब वो नेल पे मार रहा था तो वो इतनी वेलोसिटी से मार रहा था, और जब हैमर रुक गया, हैमर रुक गया का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे भी किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है। टाइम हमें दे रखा है 0.01 सेकेंड का, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे करनी है कैलकुलेट। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो मास दे रखा है वो 500 ग्राम में दे रखा है, और हमें मास को कैलकुलेट करना होता है किलोग्राम से, तो हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मास को अगर हम किलोग्राम से कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.5 किलोग्राम। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 50 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, फाइनल हमें 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम 0.01 सेकेंड का। हमें यहाँ पे पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, फिर उसको फोर्स के फॉर्मूले में रखोगे, एंड देन अपना आंसर निकालोगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन देखो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जो कि कितना आएगा, 0 - 50 अपॉन 0.01। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, -5000। ठीक है। अब इसी को अगर हम फोर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है। मास कितना है, 0.5 किलोग्राम, और उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन कितनी है, -5000। 0.5 इंटू -5000, तो यहाँ पे भी जो फोर्स आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में, जो कि कितनी है, -2500 न्यूटन, मतलब -2500 न्यूटन यहाँ पे कितनी आएगी, फोर्स आएगी। अब देखो फोर्स भी जो है नेगेटिव में जा सकती है, क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव में जा सकती है। ठीक है। अब देखो कुछ रीजनिंग क्वेश्चन जो कि आते हैं, वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, मतलब जब एक प्लेयर होता है वो क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो कैसे उसके जो हाथ है वो एकदम पीछे की तरफ चले जाते हैं, बैकवर्ड में चले जाते हैं। मतलब एक क्रिकेटर है, जब वो बॉल को कैच करता है तो उसके हाथ जो है एकदम पीछे की तरफ चले जाते हैं, है ना। क्योंकि क्यों वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा ना लगे, फोर्स ज़्यादा ना लगे, इस वजह से वो क्रिकेटर, मतलब वो जो प्लेयर्स जो हैं वो अपने हाथों को पीछे लेके जाते हैं और बॉल को कैच करते हैं। अब देखो ऐसा होता क्यों है, वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल अ फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। जो क्रिकेटर, मतलब जो फील्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूविंग बॉल को, मतलब मूविंग बॉल को कैच करने के लिए वो अपने हाथों को बैकवर्ड कर देते हैं। अब देखो कैच करने के लिए वो टाइम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं टाइम को। मतलब देखो अब एक बॉल है, बॉल ऑब्वियसली मान लो एक बॉल जो है वो 4 सेकंड में गिर रही है, ठीक है, 4 सेकंड में वो ग्राउंड पे गिरेगी, लेकिन आप उसको कैच कर लिया, बॉल को आपने क्या करा, कैच कर लिया 2 सेकंड में। आपने क्या करा, टाइम कम कर दिया, आपने बॉल का टाइम कम कर दिया। और देखो फोर्स जो है वो टाइम के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है। ठीक है। मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है अपॉन में टाइम, यही फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो जैसे आप बॉल को कैच करते हो तो इसका मतलब आप बॉल का जो गिरने का टाइम है वो क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो। बॉल का जो टाइम है वो आप कम कर रहे हो। ठीक है। बॉल का टाइम आप कम कर रहे हो। तो अगर टाइम कम हो रहा है, अगर टाइम कम हो रहा है बॉल का, तो फोर्स वहां पे कितनी लगेगी, ज्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इनवर्सनली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये न्यूमरेटर जो है वो बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, और अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा। ठीक है। ऑपोजिट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये चीज बढ़ेगी तो ये भी चीज बढ़ेगी, इनवर्सनली में ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी। ठीक है। तो फोर्स टाइम के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे जो टाइम है वो क्या हो रहा है, कैचिंग के टाइम पे जो टाइम है वो कम हो रहा है बॉल का, तो फोर्स वहां पे ज्यादा लगेगी। अब फोर्स वहां पे ज्यादा लगेगी तो वहां पे हाथों को भी क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। ठीक है। फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है वहां पे बॉल को कैच करने के लिए, तो हाथों में चोट लग सकती है। तो प्लेयर्स क्या करते हैं, जो फील्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को पीछे लेके जाते हैं, और जैसे वो अपने हाथों को पीछे लेके जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो टाइम को बढ़ा देते हैं। मतलब बॉल का जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देते हैं। हम जैसे वो अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे तो टाइम को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे उनके हाथों पे फोर्स कम लगेगी। मतलब कि जब वो बॉल को कैच करेंगे तो उनके हाथ पीछे जाएंगे। ठीक है। उनके हाथ पीछे जाएंगे तो जो टाइम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब बॉल का जो गिरने का जो टाइम होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, कैच करने का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगी, वहां पे कम लगेगी, जिसकी वजह से उनको चोट वगैरह भी नहीं लगती। ठीक है।
उसके बाद देखो व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का क्या इफेक्ट होता है इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल। तो सबसे पहली बात फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर जो बॉडी का मास है वो डबल हो जाए। अगर ये जो मास है वो कितना हो गया, डबल हो गया, 2m हो गया, तो हमारी फोर्स भी 2f हो जाएगी। मतलब अगर मास डबल होगा तो फोर्स भी डबल होएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मास डबल हुआ है तो फोर्स भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज हाफ, मतलब जो कोई भी बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है, अगर वो हाफ हो गई मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो गया, आधा हो गया। ठीक है, 1/2a हो गया, तो फोर्स भी क्या होगी, आधी हो जाएगी। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी की एक्सेलरेशन हाफ हो गई तो फोर्स भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्स एंड मोमेंटम में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। सबसे मेन डिफरेंस फोर्स एंड मोमेंटम में यही है। मोमेंटम का मतलब होता है वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है किसी चीज पे, ठीक है, कितना प्रेशर डाल रहा है वो किसी चीज पे। और फोर्स का मतलब होता है कि उस पर कितना, मतलब वो कितने मास पे कितनी एक्सेलरेट कोई चीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्स कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब देखो फोर्स ना तब भी ऑब्जेक्ट पे लगती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है ना तो उसके ऊपर तब भी कोई ना कोई फोर्स लगती है। कैसे, जैसे कि हमने बैलेंस फोर्स के टॉपिक में पढ़ा था कि जैसे फोर्स अगर दोनों साइड से इक्वल लगती है तो ऑब्जेक्ट किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस पे रहता है, रेस्ट पे। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब उस पर तब भी फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स, बैलेंस फोर्स लग रही है। ठीक है, मोमेंटम में ऐसा कुछ नहीं होता। मोमेंटम में जो रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। कैसे, मास इनटू में वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। एंड m इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो वहाँ पे मोमेंटम भी कितना होगा, 0 होगा। तो मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करता रेस्ट पोजीशन पे। उसके बाद देखो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पे। मतलब जिस साइड कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है उसी साइड फोर्स लगती है, या आप ये भी बोल सकते हो जिस साइड हम फोर्स को लगाते हैं उसी साइड एक्सेलरेशन होती है। मोमेंटम में क्या होता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। उसके बाद फोर्स जो होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, जैसा अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी पढ़ा क्रिकेट वाले में। ठीक है, कि अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, एंड टाइम घटेगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा मोमेंटम होएगी। ठीक है, तो ये मेन 4 डिफरेंस है फोर्स एंड मोमेंटम के बीच के। देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड एक अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो आपका जो सर है वो किसी के सर से टकरा गया, कोलाइड हुआ। आपका जो सर है किसी दूसरे के सर से कोलाइड हुआ, तो क्या होता है वहां पे कि आपके सर पे भी चोट लगती है और जिसके सर से आपका सर कोलाइड हुआ है उसके सर पे भी चोट लगती है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर तो आपका कोलाइड हुआ है उसके साथ, सर तो आपका टकराया, तो आपके चोट लगनी चाहिए थी। बट न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आपका सर जो है वो टकराया, मतलब आपके सर ने जब दूसरे के सर पे फोर्स लगाई, कोलाइड हुआ का मतलब क्या है, एक फोर्स लगी दूसरे के सर पे। ठीक है, तो जो दूसरे का सर है ना उसने भी उतने ही इक्वली फोर्स लगाई। ठीक है, उसने भी उतने ही इक्वली फोर्स लगाई जिसकी वजह से चोट दोनों की लगी। मतलब आपका सर टकराया, दैट इज द एक्शन। आपका सर दूसरे के सर से टकराया, दैट इज द एक्शन। एंड दूसरे के सर जो है उसने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई वहां पे। ठीक है, उसने भी वो वहां से एक रिएक्शन जनरेट करा, एक इक्वल एंड एक अपोजिट रिएक्शन जनरेट करा, जिसकी वजह से आपके सर में भी चोट लगी, उसके सर में भी चोट लगी। ठीक है, जैसे स्विमिंग के टाइम पे होता है। स्विमिंग के
टाइम पे क्या होता है, अब जितना हाथों से पानी को पीछे धकेलते हो, आप हाथों से पानी को पीछे धकेलते हो, ठीक है, दैट इज द एक्शन। आप हाथों से क्या कर रहे हो, पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे हो, दैट इज द एक्शन। और पानी क्या कर रहा है, आपको आगे की तरफ बढ़ा रहा है, ठीक है, पानी आपको आगे की तरफ बढ़ा रहा है, ये है पानी का रिएक्शन। जितना आप जोर से पानी को पीछे की तरफ धकेलोगे उतना ही आप जोर से आगे की तरफ बढ़ोगे, मतलब जितनी तेजी से आप पानी को पीछे की तरफ पुश करते जाओगे, ठीक है, उतना ही आप आगे की तरफ जल्दी बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो हर एक एक्शन का एक इक्वल और एक अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका ना मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है F1 इक्वल्स टू माइनस F2, ठीक है, मतलब जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स जो है दूसरे पे भी लग रही है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। तो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फोर्स लग रही है। और यहाँ पे जो भी एक्शन एंड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है दोनों की बॉडीज पे, जैसे कि हमने सर वाले एग्जाम्पल में भी देखा, स्विमिंग वाले एग्जाम्पल में भी देखा, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हैं, व्हेन वी ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड। अब जैसे मान लो कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो कि आप फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हो? नहीं, तो आप फोर्स आगे की तरफ नहीं लगा रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो। कैसे? देखो, जब आप आगे की तरफ चलते हो, जब आप आगे की तरफ चलते हो ना, तो इसका मतलब आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हुए आगे बढ़ते हो, ठीक है। आप ग्राउंड को कहाँ पुश कर रहे हो? आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हो, पीछे की तरफ पुश कर रहे हो। और ग्राउंड क्या कर रहा है? आपको पुश कर रहा है आगे की तरफ, ग्राउंड आपके पैर को पुश कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप चलते हो, ठीक है, जब आप अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो तो दैट इज द एक्शन, और ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश करता है, दैट इज द रिएक्शन। और जितने ही जोर से आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो उतने ही जोर से ग्राउंड में आपको आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है। तो व्हेन वी ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड, जब भी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, तो हम ग्राउंड को बैकवर्ड की तरफ पुश करते हैं, मतलब पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो दैट इज द एक्शन। ये हमने एक्शन करा, तो एक्शन के बदले में रिएक्शन भी मिलेगा। एंड द ग्राउंड पुशेस अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ग्राउंड क्या करता है, हमें उतने ही इक्वल एंड उतने ही अपोजिट फोर्स से, हमें उतने ही फोर्स से हमें क्या करता है, आगे की तरफ धकेलते हैं, तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। अब देखो, जैसे बोटिंग करते टाइम भी क्या होता है, बोटिंग करते टाइम जब बोटिंग खत्म हो जाती है तो आप बोट से उतरते हो, ठीक है, तो आप बोट को क्या करते हो, आप जैसे बोट से उतरने लगते हो तो बोट पीछे की तरफ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो कि जैसे आप बोट से उतरने लगते हो ना, तो आप बोट को पीछे की तरफ धकेलते हो, ठीक है, आप बोट को पीछे की तरफ पुश करते हो, दैट इज योर एक्शन। आप जैसे बोट को पीछे की तरफ पुश करोगे तो बोट भी आपको उतना ही आगे की तरफ पुश करेगी, ठीक है, इसीलिए बोट जो है वहां पे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने बोट को पीछे की तरफ धकेला, ठीक है, और दैट इज योर एक्शन, एंड बोट ने भी आपको आगे की तरफ पुश करा, बोट ने आपको आगे की तरफ पुश करा, जिसकी वजह से आप बोट से उतर पा रहे हो, ठीक है। तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ बोट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्पल में जैसे क्या होता है, जब हम गन फायर करते हैं, मतलब फायरिंग करते हैं, तो गन में से जब बुलेट निकलती है तो कैसे यहाँ पे शोल्डर पे रिकॉइलिंग होती है। रिकॉइलिंग का मतलब जैसे गन कोई फायर करता है, ठीक है, तो उसमें से जब बुलेट निकलती है तो हमारा शोल्डर कैसे पीछे की तरफ चला जाता है। गन से बुलेट निकली है और शोल्डर हमारा पीछे जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने ही फोर्स वो बुलेट आगे की तरफ बढ़ने के लिए लगाती है ना, उतनी ही फोर्स वो गन पे पीछे की तरफ भी लगाती है, ठीक है। व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन, जब एक बुलेट जो है वो गन में से निकलती है तो वो एक फॉरवर्ड फोर्स लगाती है, मतलब एक आगे की तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है, बुलेट पर। तो ये एक्शन हो गया किसका? गन का बुलेट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, द बुलेट एक्सर्ट ऑन द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन गन इन बैकवर्ड, और वहीं पे जो गन होती है वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है, मतलब बुलेट होती है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है किस पे? गन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया किसका? गन का। तो ये इस चैप्टर का था लास्ट टॉपिक, इसी के साथ जो चैप्टर है वो खत्म हो गया।